एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 14th ऑफ मई का हम साइंस और टेक का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को भी लेंगे जो आपके साइंस और टेक से कनेक्टेड नहीं है। लास्ट के 1 वीक में मेरे चैनल पे कोई पोस्ट नहीं आया बिकॉज देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज एंड कोशिश करूंगी कि वीकली आपको टॉपिक बेस्ड डिस्कशन मिल सके जिसमें हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन कर सकें, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे। सो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के प्री के लिए, जिनका पेपर अभी होने वाला है, उनके लिए उनको ऑल द बेस्ट। और कोशिश करिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप रिवीजन करें क्योंकि सारा गेम रिवीजन का ही है। अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं लेकिन रिवीजन नहीं किया है तो आपके मार्क्स उस लेवल पर नहीं जा पाएंगे जितना आपको चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि एनसीईआरटीज को आप बराबर से रिवाइज करते रहें और साथ ही साथ आपके जो नोट्स हैं जो आपने बनाए, हैंड रिटन नोट्स की बात कर रही हूँ, किताबों की बात नहीं कर रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर आपने बुक्स में कहीं पे भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज जरूर करिएगा, अदरवाइज सारी मेहनत आपकी रह जाएगी। सो शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से जो आज साइंस और टेक में छपा है, यूके सीज सक्सेस इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसमें इंपॉर्टेंट कैचवर्ड है वो ये है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट थेरेपी है, माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी को यूज किया जा रहा है अगेंस्ट किस चीज के? यूके में ये जो रिसर्च हुआ है और वहां से ही छपा है, हमारे हिंदू में छपा है आज के पेपर में। 8 years after the UK became the first country in the world to approve a reproductive technique known as mitochondrial replacement therapy। तो रिप्रोडक्शन के लिए जुड़ा हुआ टेक्निक है ये, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का नाम दिया गया है, एमआरटी इसका नाम है। Less than 5 children have been born using the procedures as of April 23। The Human Fertilization and Embryology Authority (HEFA), the UK fertility regulator that approves the IVF-based procedure on a case-by-case basis। तो रिसर्च कहता है कि अगर यूके में हुआ रिसर्च कि अगर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज किया जाए तो सक्सेस केस बढ़ जाते हैं। मतलब कि आईवीएफ तुम जानते हैं, इसको कहते हैं इन वर्टो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, जिसमें जिन पेरेंट्स को नेचुरल बर्थ करने में या फिर नेचुरल बेबी करने में दिक्कत होती है वो आईवीएफ टेक्निक को यूज करते हैं और फिर बर्थ को आगे ले जाते हैं, जिसको कहते हैं आईवीएफ, इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। और उसी में एक नया इजाफा ये हुआ है कि अगर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज किया जाता है तो ज्यादा सक्सेस रेट्स बढ़ जाते हैं। Now, the 3-parent IVF mitochondrial replacement involves transferring nuclear genetic material from a mother's egg into a donor egg that has had its nuclear DNA removed so as the embryo does। So इसको टेक्निकलिटी में जाने के पहले अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिप्रोडक्शन साइकिल, अगर आप में से किसी का बायो डोमेन है उसके लिए रिप्रोडक्शन साइकिल पढ़ना जरूरी हो जाता है, और जिनका बायो डोमेन नहीं भी है, साइंस नहीं भी है, उनके लिए भी समझना जरूरी है कि भाई रिप्रोडक्शन साइकिल क्या होता है। आईवीएफ का फुल फॉर्म समझ लिया, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका जो मेथड है वो उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना समझना जरूरी है कि भैया माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी किससे कनेक्टेड है? दैट इज कनेक्टेड टू आईवीएफ टेक्निक और रिप्रोडक्शन साइकिल टेक्निक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद the 3-parent IVF को समझते हैं थोड़ा सा और। This would allow a woman carrying mitochondrial diseases to have healthy children। The resulting IVF embryo combines sperm and egg from the biological parents while the mitochondria is from the donor's egg। तो इसमें क्या खास बात है कि IVF जो होता है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के स्पर्म और एग से होना जरूरी है जब आईवीएफ में कोई बच्चा प्रिपेयर होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्निक में क्या है कि डोनर्स एग से ही इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ये इसमें एक एड ऑन है। साथ ही साथ एज अ रिजल्ट द बेबी हैज डीएनए फ्रॉम each of its parents along with 37 genes from the donor। This is the reason why this technique is called the 3-parent IVF in vitro fertilization। ठीक है, तो ये आपसे मेथड पूछा नहीं जाएगा, बहुत डिटेल में नहीं उसमें घुसा जाएगा, लेकिन पॉइंट क्या है कि पता होना हमें चाहिए कि भाई माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है। इस तरह के सवाल प्री में बन सकते हैं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। नाउ थोड़ा समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। एक्चुअली साइंस में हमने बेसिक 6, 7, 8 की हम जब साइंस पढ़ते हैं, और शायद जो बच्चे 10th तक का जो स्टेट बोर्ड्स में पढ़ाई करते हैं उसमें 10th में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया और सेल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और उसी में हम इसका पिक्चर भी देखते हैं। जो आप पिक्चर यहाँ देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर है, जिसमें से काट के दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, mitochondria singular, that generates most of the chemical energy needed to power the cell's biochemical reaction। तो जो बॉडी में
जिस तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उस तक पावर पहुंचाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, सेल्स हैं, इसके आपने देखा होगा, उसको काट के दिखाया गया है कि जैसे सेल इसको काटा गया तो उसके अंदर क्या क्या दिखता है, डीएनए दिखता है, मैट्रिक्स होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, राइबोसोम है, इंटरमेम्ब्रेन है, क्रिस्टे है और आउटर मेम्ब्रेन। तो मेजर क्या है, इसके अंदर डीएनए होता है, राइट। तो ये जो आपकी बॉडी में जो पावर चाहिए आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए उसको पहुंचाता है। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी एटीपी। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट बनती है लाइन कि एटीपी क्या चीज होती है। सो एडिनोसिन ट्रिप्टोफॉस्फेट, सॉरी ट्राइफॉस्फेट, आई मिस्टेक। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एटीपी का काम क्या है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो स्टोर की जाती है स्मॉल मॉलिक्यूल में, और स्मॉल मॉलिक्यूल को कहा जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एनर्जी पहुंचाना और उसको स्टोर करना, दो शब्द मिलकर पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है हमारा एटीपी। द क्लासिक रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसका क्लासिक रोल क्या है इसका, इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये इसका काम है। इसको थोड़ा इंग्लिश में लंबा शब्द है लेकिन इसको ओपी भी कहते हैं, विच जनरेट्स एटीपी बाय द यूटिलाइजिंग द एनर्जी रिलीज बाय द ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड वी ईट। जैसे हम जो खाना खाते हैं उससे जो भी ऑक्सीडेशन होके एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी में जनरेट करना ही माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है। इसका नाम अगर आप भूल भी जाएं, वैसे पढ़ना जरूरी है, कभी कभी शब्द भी पूछते हैं, लेकिन अगर शब्द नहीं भी पता है तो हमें एटीपी, तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया का काम पता होना चाहिए, काम क्या है। उसका क्लासिक रोल ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं, बॉडी में जो खाना जाता है, ऑब्वियसली जब फूड हमारी बॉडी में जाएगा तो उसके बाद हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो उस एनर्जी को जो रिलीज होती है उसको एटीपी में स्टोर करना ही काम माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। ठीक है, now ATP is used in turn as a primary energy source for most biochemical and physiological process such as growth, movement and homeostasis। तो ये सारी चीजें हैं। now important चीज क्या है समझनी यहाँ पर, अगर आप देखें ATP, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एटीपी, क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसका मेन काम क्या है, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है और उसका मेन काम क्या है। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखते हैं फिर से। डीएनए दिखता है हमको, यहाँ से मैट्रिक्स दिखती है, ये सारी यहाँ पे दिख रही है ना, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, राइबोसोम। तो अगर कोई आपसे पूछे, सवाल बनता है कि भैया इसके अंदर मेजर जो पॉइंटर्स क्या क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, विच इज डीएनए। तो आप देखिए एक सेल नुमा आकृति है, ये सेल जैसा दिखता है, उसे काट के दिखाया गया। तो मेम्ब्रेन तो है, होगी ही मेम्ब्रेन, आउटर और इंटरनल, और इनर मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली जैसा होता है। तो मेम्ब्रेन का वर्ड हटा दो तो बचा क्या, डीएनए होता है इसके अंदर और राइबोसोम होते हैं, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है, माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, एक सेल है मेम्ब्रेन से ढके हुए, और दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को रिलीज करते हैं, बनाते हैं, नीडेड टू पावर द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शंस, और क्या करते हैं, टू पावर द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको पावर को जो चाहिए उसको पहुंचाना, जो जितनी जरूरत है एनर्जी की, पावर की, उसको पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्ड इन अ स्मॉल मॉलिक्यूल, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल में स्टोर होती है, उसे कहते हैं एटीपी, विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स, एक लाइन ये हो गई सिर्फ यहाँ से, अगर आपसे सवाल बनता है तो एक मेम्ब्रेन सेल बाउंड सेल है that generate most of the chemical energy, जो मेजर केमिकल एनर्जी को जनरेट करता है, needed to power the cells biochemical reaction, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको एनर्जी पहुंचाने का काम चाहिए, उसको पहुंचाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी है ये। और काम इसलिए ही है क्योंकि ये एक सेल है, और जितनी भी जब बॉडी में खाना जाता है, फूड जाता है, तो जितनी भी एनर्जी बॉडी में क्रिएट होती है वो इन सेल्स में स्टोर हो जाती है, राइट। और धीमे धीमे जैसे से हमको इस सेल की, जैसे से हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये सेल उसको रिलीज करते जाते हैं। तो पहली स्टडी क्या बनी है, स्टडी क्या थी, यूके सक्सेस इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, और ये हमारे आईवीएफ के बाद की, आईवीएफ के साथ एक और रिसर्च बन करके आई है। नाउ अ ब्रेक इन द वेस्टर्न घाट्स, ये जो आर्टिकल है, जो स्पीकिंग ऑफ साइंस में डी बाला सुब्रमण्यम लिखा है, इसमें अगर आप इसको सिर्फ एक जनरल तौर पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे, जो आपके साउथ की जो ज्योग्राफी है उसको क्लियर करता है।
सो उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा वर्ड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुआ है विच इज पाल घाट। पाल घाट को और मेडागास्कर और इंडिया को कनेक्ट करते हुए पाल घाट की हिस्ट्री को ये रिलीज करते हैं। ये कहते हैं often called as significant discontinuity in the Western Ghat, the Pal Ghat is about 40 km wide with the steep Nilgiris and Annamalai hills, both rising above 2000 miles on either side. तो पाल घाट एक डिवाइड है, तीन डिवाइड हम देखते हैं साउथ की। अगर आप ज्योग्राफी देखें तो एक पहला है थाल घाट, फिर है भोर घाट और तीसरा है पाल घाट। तो जब इसके पहले की हिस्ट्री में हम बाद में जाएंगे, पहले इसको पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। The Palghat Gap has historically been important as a significant gateway into the state of Kerala. It is a corridor for both roads and railways. ये कॉरिडोर है रोड और रेलवेज के लिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा साउथ की हिस्ट्री अगर ज्योग्राफी आप पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि वहां का इलाका काफी पहाड़ी इलाका है, राइट। और इस वजह से एक कॉरिडोर का काम करते हैं ये डिवाइड्स, ये इनको घाट कहा जाता है। अगर ये पार्ट है वेस्टर्न घाट्स के और अगर ये बीच में ब्रेकेज ना हो तो यहाँ पे कम्यूट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एक कनेक्शन का काम भी करते हैं रोड और रेलवेज के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाल घाट का मेन काम क्या है, उनमें से एक काम ये भी है कि इट इज अ कॉरिडोर फॉर बोथ रोड्स एंड रेलवेज दैट कनेक्ट्स कोयम्बटूर विद पलक्कड़। जगह का नाम है भारतपुजा एक नदी है, वहां पे रिवर फ्लोज थ्रू इट। इन कॉन्ट्रास्ट विद द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, द वेजिटेरियन इन द पाल घाट इज क्लासिफाइड एज ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वहां पे जो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपके वेस्टर्न रेन फॉरेस्ट भी वहां पर मिलते हैं एज पर द ज्योग्राफी। It also makes a divide in the flora and fauna of the region. For example, several species of frogs are found only on one side of Pal Ghat. और बहुत सारी स्पीशीज वहां मिलती हैं, जिनमें से फ्रॉग्स की स्पीशीज भी वहां पे मिलती हैं जो स्पेसिफिकली उसी इलाके में पाई जाती हैं। जियोलॉजिकल अपहीवल में बोलते हैं कि द गैप इज जियोलॉजिकल शीयर जोन दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। शीयर जोन्स आर वीक रीजन्स इन द अर्थ क्रस्ट विच इज देयर इज अ रीजन व्हाई ट्रेमर्स आर समटाइम्स फेल्ट इन कोयम्बटूर। तो शीयर जोन्स क्या होते हैं, वीक एरियाज होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी जो जमीन पर या फिर इसका जो फ्लोर है जमीन पे या फिर कह सकते हैं क्रस्ट पर, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें ट्रैमर्स भी समझ में आते हैं कोयम्बटूर में, क्योंकि वो जो इलाका काफी वीक है, शीयर जोन्स माना जाता है, उनका शब्द है शीयर जोन्स। द ओरिजिन ऑफ द पालाघाट also stems from the drift of continental shelves after Australia and Africa broke off from the Gondwana landmasses। तो गोंडवाना लैंड मासेस की अगर हम ज्योग्राफी उठा के देखें तो ये आपको दिख रहा है पेंजिया का टाइम का पिक्चर है, जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट थे आपस में। ये आपको साउथ अमेरिका दिखता है, अफ्रीका दिखता है, मेडागास्कर ये रहा, श्रीलंका ये है, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपस में जुड़े हुए थे, राइट। और 100 मिलियन ईयर्स पहले टूटे गोंडवाना लैंड से, तो अलग अलग जगहों पे जाके फिट हो गए। तो उसी को रेफर करते हैं कि गोंडवाना लैंड मासेस से कनेक्ट है ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका, उस समय की बात करते हैं। और तब इंडिया मेडागास्कर के साथ ही अटैच था। अगर आप पिक्चर में देखें तो यहाँ आपको मेडागास्कर भी दिखता है, राइट। तो ये आपस में कनेक्ट हुए, फिर टूटे, फिर कनेक्ट हुए और आपस में कहीं जाके मूव कर गए। तो कहते हैं India and Madagascar remained as one landmass until large-scale volcanic activity split the two. Split occurs where the Palghat Gap is located, which is mirrored in the Ranotsara Gap of the eastern face of Madagascar. ये important शब्द है यहाँ पे, Ranotsara Gap जो मेडागास्कर में है। वो कहना चाहते हैं कि आपस में कनेक्टेड थे और जब ये अलग अलग हुए तो ये गैप्स हमको ये दिखाते हैं कि मेडागास्कर और इंडिया आपस में कनेक्टेड थे और एक ही लैंडमास का पार्ट थे, जो 100 मिलियन ईयर्स पहले, 100 मिलियन ईयर्स पहले अलग अलग हुआ। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है आपकी पूरी बेसिक ग्रामर को हिलाता है। और अगर आप इसको अगर आपने पढ़ा नहीं है तो समझ में नहीं आएगा एक्चुअली बात क्या हो रही है। It has been speculated that one reason for the biographic distinction in species in the north and south of the gap could be due to an ancient river on an incursion of the sea in the distant past. Elephant population on the Nilgiri side differ in their mitochondrial DNA from elephants in the Annamalai and the Peria sanctuaries। ठीक है, तो इसको आप जब आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो अपने मैप को लेकर के बैठें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। तो मेडागास्कर को भी आप देखें कि मेडागास्कर किस तरफ दिखता है, और साथ ही साथ आप इंडिया के मैप को भी लेकर के बैठें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि आप मेडागास्कर को आप मैप में लोकेट करें और इंडिया को भी जब पेंजिया से कनेक्टेड था और नहीं था तब भी उसको साथ में देखें। ना साउथ ऑफ द गैप में कहते हैं द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन इज एक्सप्रेस इन टू वेज, स्पीसीज रिचनेस व्हिच रिलेट्स टू हाउ मेनी स्पीशीज आर फाउंड इन एन इकोसिस्टम एंड phylogenetic
diversity, where you add up the evolutionary age of all the species you find. Both these traits are abundant in the Western Ghats south of the Palghat Gap, as reported in a recent study by the groups of the CCMB at Hyderabad. तो एक स्टडी है, उसके बाद ये छापा गया है और बी वाला सुब्रमण्यम लिखा है। वैसे काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं जो अधिकतर करके साउथ की ज्योग्राफी पे होते हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट क्या है, पालघाट, भोरघाट, थालघाट तीनों पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र और जो जितनी रिवर है वहां पर उनको देख लीजिए आप। उसके बाद अन्नामलाई और साथ ही साथ ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स को आप देखना जरूरी। डेक्कन प्लेटू यहाँ दिखता है हमें। उसके बाद अरेबियन सी दिखता है, लक्षद्वीप, ये मैंने मैप ऐसे लगा कर रखा कि इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी भी ज्यादा आएगी। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है G7 फाइनेंस चीफ्स वार्न्स ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी एज यूएस डेट क्राइसिस लूम्स। G7 जापान 2023, ठीक है। निगाटा जापान डॉटर्स से ये हमको न्यूज मिली है और हिंदू ने छापी है। इसमें कहना चाह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है एज यूएस डेट क्राइसिस लूम्स, मतलब यूएस का डेट क्राइसिस बढ़ रहा है, उस हिसाब से क्या है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। किस चीज की, कि क्राइसिस घटेगा या बढ़ेगा। और जब जिस तरह का डेट क्राइसिस की ये बात की जा रही है, अगर आपको रेफरेंस में दूं तो कुछ समय पहले यूएस के बड़े बैंक्स कोलैप्स किए थे, तो उसके बाद डेट क्राइसिस बढ़ता है। और ऑब्वियसली किसी देश का अगर डेट क्राइसिस बढ़ रहा है तो मतलब वहां की बैंक्स में संकट है, राइट। क्योंकि किसी भी देश के खुद के बैंक्स, कोई सरकार का खुद का बैंक नहीं होता है, सरकार के बैंक वहां के ओरिजिनल बैंक्स ही होते हैं जिसके सहारे वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करके चलते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि G7 फाइनेंस में जो मीटिंग चल रही है उसमें वहां के चीफ्स ने वार्न किया कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है इकोनॉमिक्स की एज यूएस डेट क्राइसिस लूम, जैसे यूएस का डेट क्राइसिस बढ़ रहा है, राइट। तो सेंट्रल बैंक वॉज टू कीप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड, फाइनेंस लीडर्स reiterate that global financial system is resilient, promise vigilance and agile, flexible approach to macroeconomic policy making amid heightened uncertainty over outlook. तो कहना चाह रहा है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो रिजिलियंट हो गया है, मतलब रिजिलियंट का मतलब अडेप्टेबल हो गया, सिचुएशन जैसे बनती जा रही है वैसे वो उसको अडेप्ट कर रहा है, रिजिलियंट है। उस केस में अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा तो उस केस में ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन प्राइसेस, फूड प्राइसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब हिल जाएंगे। नाउ finance leaders of the group of G7 rich nations warned of heightening global economic uncertainty on Saturday as they wrapped up a 3-day meet overshadowed by a US debt ceiling, stalemate and fallout from Russia's invasion of Ukraine. जैसा कि अभी रशिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन का वो भी फॉल आउट हो चुका है, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो उस केस में अनसर्टेनिटी ये भी है कि किस करवट ऊंट बैठेगा। ऑब्वियसली रिजल्ट आता तो ठीक था, कोई एक देश जीत जाता तो ठीक था, लेकिन वो होना नहीं था बिकॉज बाहर की पावर्स उसमें इंटरवीन कर रहे हैं। Their gathering came as worries over a US default fueled uncertainty over the global outlook already clouded by stubbornly high inflation and US bank failures. तो अभी जैसे मैंने कहा कि SVB बैंक, अगर आपको याद हो, अगर आप पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स, SVB बैंक कोलैप्स की थी, उसके बाद क्रेडिट सूस जो यूएस की बैंक नहीं है वो भी कोलैप्स करी, उसके बाद यूएस के और भी कई बैंक जो आपस में कनेक्टेड थे उनके भी क्राइसिस उनके ऊपर समझ में आ रहे थे। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी हैज शोन रेजिलियंस अगेंस्ट मल्टीपल शॉक्स इंक्लूडिंग द कोविड-19, रशिया's war, aggression against Ukraine and associated inflationary pressures, the leader said in communique. का मतलब होता है एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें सारी घटनाओं को बताते हुए उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये फाइनल आउटकम है। Need to stay vigilant. We need to remain vigilant and stay agile and flexible in our macroeconomic policy amid heightened uncertainty about the global economic outlook. ठीक है, क्लियर समझ में आता है। तो आपको पढ़ना क्या है, ये GS3 के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कई सवाल इस तरीके से बनते हैं कि भाई डेट क्राइसिस क्या है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी से क्या बात बनती है, G7 कौन से देश हैं, उनकी पॉलिसी क्या रही है और इन देशों में अभी तक क्या क्या ऐसा किया है जिससे बाकी के डेवलपिंग देशों में अफेक्ट आता है। इसमें G7 जो है टॉप विश्व के वो देश हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में कवर किए जाते हैं और G20 वो देश रहते हैं जिनमें अधिकतर डेवलपिंग देश आते हैं। तो देख लेते हैं कि एक्चुअली कौन से देशों की बात हो रही है। G7 में बात हो रही है कनाडा की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ये बन गया G7 का ग्रुप। G8 में रशिया भी आता है और G20 में
आते हैं सभी देश, राइट, ये सारे के सारे देश G20 में आते हैं। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि G7 वो देश है जहां पे आपके डेवलप इकोनॉमीज आती हैं, और अधिकतर करके चाहे आप कार्बन क्राइसिस की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, चाहे आप WTO की जो टैरिफ्स की और ड्यूटीज की बात करें, ये वो देश हैं जो सब जगह कहीं ना कहीं अपनी टांग घुसाए हुए हैं, और इस वजह से ही क्राइसिस डेवलप होते रहते हैं। जैसे कि अगर यूएस में कोई डेट क्राइसिस आएगा तो डेफिनेटली बाकी के देशों में इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे माने इंडिया में कोई क्राइसिस आया, डेट क्राइसिस आया, या फिर श्रीलंका में कोई डेट क्राइसिस आया, या फिर ब्राजील में कोई डेट क्राइसिस आया, तो उनका प्रभाव या उसका प्रभाव इन देशों पे शायद कम पड़ेगा। तो हमेशा एक वन वे चलता है, जहां पे अगर यूएस डॉलर्स में क्राइसिस है या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी में क्राइसिस है तो बाकी के देशों पे इसका इफेक्ट आना लाजमी सी बात है, विच इज नॉट जेन्युइन। बट अगेन, जब GS3 में हम पढ़ते हैं, जब GS3 में पॉलिसीज की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि G7, G8, G20 क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरीके से तैयारी करनी है। नेक्स्ट है जो स्क्रीनशॉट्स आप हमारे साइंस वाले पेज में आते हैं, हैमरहेड शार्क्स होल्ड देयर ब्रेथ ड्यूरिंग डाइविंग। हैमरहेड शार्क्स क्या है पता होना जरूरी है, कि मैमल्स है कि मैमल्स नहीं है, कभी कभी सवाल बनते हैं। उसके बाद डेटा रिवील होमो एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स। तो होमो सैपियंस की जब स्पीशीज की बात करते हैं, होमो स्पीशीज की बात करते हैं, तो हम अपनी बात करते हैं, और इस पिक्चर से हमको डार्विन्स रूल दिखाई पड़ता है कि डार्विन्स रूल को एक्सप्लेन किया गया है। कुछ दिन पहले उस पर बहस भी चल रही थी, क्योंकि डार्विन्स रूल को हटा दिया गया था NCERT से, बट बाद में न्यूज आई कि उन्होंने कहा है कि हम एक सप्लीमेंट्री बुक निकालेंगे, उसमें डार्विन्स के रूल्स को रखेंगे। बट साइंस के एक्सपर्ट कहते हैं कि डार्विन का रूल है वो एक बेसिक रूल है, पढ़ना जरूरी है, तब ये न्यूज आई थी। लेकिन ये पिक्चर बताती है कि डार्विन का रूल क्या है, उसको देख लेंगे एक बार। उसके बाद डिस्पोजेबल डायपर वेस्ट को यूज करते हुए हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हुए एक बड़ा एक माइलस्टोन इकट्ठा बना सकते हैं, जिसमें हम डायपर्स को यूज करके घर बनाएंगे। मतलब जो कंक्रीट की जगह अगर हम डायपर्स को यूज करें, तो हम बिल्डिंग मटेरियल्स में अगर यूज करें तो हम बड़ी इमारतें बना सकते हैं। ये एक रिसर्च है, और उसके ये साइंस रिपोर्ट्स में छपा है, ये वाला डायपर्स वाला ये साइंस में छपा है, और ये वाला भी साइंस में छपा है। साइंस तो पता ही है हमको, एक रिसर्च बुक रहती है, एक जर्नल है साइंस जर्नल, उसमें इस तरह के आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो हैमरहेड शार्क है, अगर उसको हम गूगल की माने तो उसमें दिखाया जा रहा है कि ये critically endangered है। CR इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, critically endangered. A great hammerhead shark is the largest species of hammerhead shark belonging to families Spirinae, attaining an average length of 4.6 meter and reaching a maximum length of 6.1 meter. मैमल है और हैमरहेड की तरह इसका शेप बना होता है। IUCN की लिस्ट में critically endangered है, और ये हमें पता होना जरूरी है, सवाल ऐसे ही बनते हैं प्री के लिए। उसके बाद जैसे मैंने कहा डार्विन्स रूल पता होना जरूरी है। पिक्चर ये जब भी ये पिक्चर आप देखेंगे तो आपको पता है कि ये पिक्चर का नाम ही है डार्विन्स रूल, ऐसे माने, और ये छपा था उनकी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। डार्विन एंड अ साइंटिफिक कंटेम्पररी ऑफ हिज अल्फ्रेड रसल वॉलेस proposed that evolution occurs because of phenomena natural selection। तो उनके रूल का नाम है नेचुरल सिलेक्शन, और उनके साथ एक और साइंटिस्ट रहे अल्फ्रेड रसल वॉलेस, उन्होंने प्रपोज किया था दैट इवोल्यूशन अकर्स, इवोल्यूशन तभी होता है जब हम बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है, एक्चुअली कोई भी कितनी बात करे डेफिनेशन उसकी यही है। Now, in the theory of natural selection में क्या होता है, organism produce more offspring than are able to survive in the environment. Those that are better physically equipped to survive grow to maturity and reproduce। मतलब जो जितना फिट रहेगा, जो जितना समय की दौड़ में आगे बढ़ के इक्विप रहेगा, वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को साबित कर पाएगा, वही इस दौड़ में आगे बढ़ सकता है। Now, natural selection is sometimes summed up as survival of the fittest because of the fittest organism, those most suited to their environment are the ones that reproduce most successfully and are most likely to pass on their traits to next generation। ठीक है, तो ये था हमारा आज का साइंस एंड टेक एनालिसिस विद G7 का डिस्कशन विच वी हैड फॉर अ पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ इट इज, यस, गिव मी अ बिग थम्स अप। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।